हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र संबंधी मुद्दों के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है। ठीक है, गणित का कहाँ उपयोग होता है और गणित का किन विषयों से किस प्रकार से कैसे क्या संबंध है, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी होती है। सामान्य गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है तो कोई संख्याओं तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, तथा कोई माप तौल का विज्ञान कहता है तो कोई मात्रा तथा दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ गणित की प्रकृति कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। ठीक है, गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, लेकिन इसको मूर्त रूप में हम समझाते हैं। मूर्त रूप का मतलब जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, अमूर्त है। लेकिन अब जब अपन लिख देते हैं 1 2, जैसे आपने लिख दिया 1, लिख दिया 2, ये क्या हो गया, ये हमें इसको मूर्त रूप में दर्शाने का एक जरिया बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं इसमें गणित का अर्थ क्या होता है। तो गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह तथा संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से ही होता है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है। जब हमने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था, MP टेट रीट वाले अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, जब हमने सिलेबस अपना स्टार्ट किया था तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम से ही हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, है ना, और परमी संख्याएं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और मैंने आपको रियल नंबर से भी अवगत कराया था और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी अवगत कराया था। तो ये सारा क्या है, ये संख्या पद्धति का ही एक पार्ट थे। तो गणित कहाँ से स्टार्ट होता है, गणित संख्या पद्धति से ही स्टार्ट होता है, जिसका सब जगह उपयोग किया जाता है। जैसे आप बैंक में गए, आप दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर गणित का उपयोग नहीं किया जाता हो। आप बैंक में गए, आपने पैसे जमा करे, आपने रसीद भरी होगी कि ये कितने रुपए हैं, 10,000 हैं, 20,000 रुपये हैं, तो वो क्या हो गया, गणित का उपयोग करना हो गया। ठीक है, आप शॉपिंग करने के लिए मार्केट गए, परचून की दुकान पे गए, आपने चीनी ली, चीनी का पैसे दिए, भाई कितने पैसे हो गए, तो आपने पैसे दिए, ये क्या होगा, गणित का उपयोग करना ही हो गया। आज के दिन में, आधुनिक युग में गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कहने का मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। दोस्तों, गणित के संबंध में कुछ परिभाषा हैं, इन परिभाषाओं को अच्छे से देख लेना, क्योंकि इन परिभाषाओं में से एक परिभाषा आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएगी, जिनमें से मैं आपको बता देता हूँ फेमस परिभाषा कौन सी है। देखो, परिभाषा आपको सभी ध्यान रखनी है कि कौन सी परिभाषा किसने कैसे क्या बोला, ठीक है, लेकिन फेमस कौन सी है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो लॉक है, इसकी परिभाषा, हॉगबैन की परिभाषा, रोजर बैंकन की परिभाषा है, ये बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, एक दो परिभाषा और हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये 3-4 परिभाषाएं तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान सारा रखना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके अंतर्गत मार्शल एच स्टोन क्या कहती हैं, इनके अनुसार गणित क्या है, देख लेते हैं कि गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना होता है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अवगत कराया था, तो वो सारा क्या है, वो किसके वर्ड थे, वो स्टोन के वर्ड थे। किसके, मार्शल एच स्टोन के वर्ड थे। मार्शल अलग है इसमें और एच स्टोन अलग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बर्ट्रैंड रसेल ने क्या बोला था, बर्ट्रैंड रसेल ने कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी ये क्या बताना चाह रहा है कि ये अमूर्त विषय के बारे में बताना चाह रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें इतना नहीं पता होता, यानी अमूर्त हो गया। हमें जो चीज़ स्पष्ट दिख रही होती है उसको क्या बोलते हैं, मूर्त बोलते हैं। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, एक तरह से काल्पनिक होती है, वो हम उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं। और जीन पियाजे ने अमूर्त चिंतन को दिया था कब,
चौथी स्टेज बताया था अमूर्त चिंतन को, और ये इसकी जो अमूर्त चिंतन है 11 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं ये क्या कह रहा था। बर्ट्रैंड रसेल क्या कहना चाहते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें ये नहीं पता होता, और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था। गैलीलियो महोदय क्या कहते हैं कि गणित तो वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत तथा ब्रह्मांड को लिख दिया है। दोस्तों ये परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गणित तो वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। अब लॉक क्या कहते हैं। लॉक देखिए, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तर्क करने की चेतना या शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और हमारे हॉगमैन महोदय क्या कहते हैं कि गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉक वाली, हरलॉक और हॉगमैन वाली और रोजर बेकन वाली डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना कि हॉगमैन क्या कहते हैं, गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है, आईना है। रोजर बेकन क्या कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों से द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का से द्वार एवं कुंजी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोजर बेकन की जो परिभाषा है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो जनवरी में हुआ था, ठीक है, उसमें पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ तो ये हो गई। और ये परिभाषा 2018 में अक्टूबर 2018 में पेपर हुआ था राजस्थान सेकंड के टीचर का, जिसमें भी पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रिपीट होती रहती हैं। ये 3-4 डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो बहुत अच्छे से तरीके से रट लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी के और भी जो परिभाषाएं उनको भी अच्छे से देख लेना, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। 1-2 परिभाषा और बची हुई हैं जो मैं आपको अभी अवगत करा दूंगा बाद में। आगे अपन बढ़ते हैं। देखो बोस क्या कहते हैं, प्रोफेसर बोस क्या कहते हैं कि हमारे पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। देखिए, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान ही है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। अब आगे चलते हैं अपन। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं। देखिए कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित माप तौल, मापन, मात्रा यानी मात्रा का संबंध किससे होता है, परिमाण से होता है, तथा दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये क्या हो गया आपका क्रमबद्ध हो गया। ठीक है, संगठित, ठीक है, समूह हो गया, जैसे एन में 1 2 3 4 सारा आता है नेचुरल नंबर्स में, वो संगठित तथा यथार्थ शाखा है। ठीक है, गणित में मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की चेतना उत्पन्न होती है। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आगमन विधि क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। आगमन विधि में क्या होता है, हम उदाहरणों से नियम बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण हमारे पास दे रखे हैं, उनसे नियम बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, ये आगमन विधि में होता है। और निगमन विधि में जस्ट अपोजिट होता है, आपको फॉर्मूला पता होता है और आप फॉर्मूले से क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, वो निगमन विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका हम अभी आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब देखो आवश्यक निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं आपको पता ही है। जैसे मैं नॉर्मली बता दूं, परचून की दुकान पे गए, ठीक है, हमने कुछ खरीदा, बिस्किट लिए, 5 रुपये के बिस्किट आए, हमने बोल दिया सस्ता है। ठीक है, हमने 1 किलो बादाम ली, 800 रुपये की, 900 रुपये की 1 किलो बादाम आई, हम कहेंगे अरे यार बादाम तो बहुत महंगी हैं, तो ये क्या है। ठीक है, हम निष्कर्ष निकाल लिया, हमने निष्कर्ष निकाला क्या कि बिस्किट सस्ते आते हैं और बादाम महंगी आती हैं। ठीक है, एक बात और समझ सकते हैं, जैसे आपके पास दे रखा है 2x - 4 = ±2। ठीक है, आपको ये दे रखा है, तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू 2 वैल्यू निकल के आएंगी प्लस माइनस की वजह से, एक तो प्लस लेने के बाद में, एक माइनस लेने के बाद में। तो आपने x की वैल्यू निकाली, उसके बाद में आपने निष्कर्ष निकाला कि इसके 2 सॉल्यूशंस निकल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आगे देखिए गणित शिक्षण द्वारा चिंतन। गणित शिक्षण के द्वारा चिंतन किस तरह से कैसे क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए कुछ उद्देश्य होते हैं तथा साथ ही साथ इसकी संरचना होती है जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी तथा महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा तर्क शक्ति गणित के अंतर्गत ही पाई जाती है, इसके अलावा कोई भी विषय नहीं है जो गणित की बराबरी करती हो। गणित विषय की एक अलग प्रकृति है जिसके आधार पर हम इसकी तुलना किसी अन्य विषयों से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उस विषयों की प्रकृति से ही होता है जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम अगर संबंध की बात करें गणित विषय के अन्य विषयों से संबंध, तो सारी विषय जो होती हैं एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और गणित की जितनी भी शाखाएं होती हैं, जैसे आपका बीजगणित हुआ, रेखा गणित हुआ, त्रिकोणमिति हुई, ये भी क्या होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं। गणित शिक्षण द्वारा से चिंतन को निम्न बिंदुओं को भलीभांति समझाया जा सकता है। गणित में संख्याओं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी भाषा है। गणित की भाषा कैसी है, अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है गणित की भाषा है तो गणित की भाषा सांकेतिक भाषा है। कैसी है, सांकेतिक भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या होता है, आँख, कान, नाक, मुंह, है ना, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, ये सारा हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित में ऐसा नहीं है, गणित में जो ज्ञान है वो सार्वभौमिक होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 × 2 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैं यहाँ धौलपुर में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ भी 2 × 2 4 हैं। ठीक है, कोई इंदौर में बैठा हुआ है वहाँ भी 2 × 2 4 है। कोई जयपुर में बैठा हुआ है वहाँ भी 2 × 2 4 है। ठीक है, कोई भोपाल में बैठा हुआ है वहाँ भी यही है, दिल्ली में बैठा हुआ है, मुंबई में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, चीन में बैठा हुआ है, हर जगह 2 × 2 4 होते हैं। यानी गणित विषय में जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। ठीक है, लेकिन अन्य विषयों में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं अब आपको एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ। मेरे धौलपुर में प्रेजेंट में टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री के आसपास है। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मैं नीचे साइड में जाऊंगा समुद्र के आसपास, वहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम मिलेगा। ऊपर चढ़ूंगा तो ऊपर भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ के, और हिमालय की तरफ जाऊंगा मैं तो वहाँ भी जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा टेम्परेचर कम मिलेगा। यानी टेम्परेचर सार्वभौमिक नहीं है। यानी अपन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, ज्योग्राफी सार्वभौमिक नहीं है। हमारे देश में प्रेजेंट में गर्मियाँ हैं। ठीक है, कई सारे देश ऐसे वहाँ पर सर्दियाँ पड़ रही हैं। तो ये क्या है, यानी अन्य विषय, यानी जिसकी मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा था वो सार्वभौमिक नहीं है। गणित ही एकमात्र ऐसा विषय है जो सार्वभौमिक कहलाता है। विज्ञान भी फेल हो जाता है इस मामले में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गणित का ज्ञान यथार्थ एग्जैक्ट होता है, क्रमबद्ध, ठीक है, तार्किक, लॉजिकल होता है, अधिक स्पष्ट होता है, जिसमें उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे गणित को, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, है ना। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही बेहतर होते जाएंगे। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप 10 किताबों को पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बेहतर होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कोई भी चैप्टर द्वारा रिपीट करेंगे तो आपको उस चैप्टर के अंतर्गत कोई ना कोई शब्द 2-4 नए जरूर मिल जाएंगे, 2-4 नए सीखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है।
ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी समय तथा स्थानों पर एक समान होते हैं। देखना दोस्तों, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, यानी सार्वभौमिक होते हैं। इनकी सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन किसी भी समय तथा स्थान पर किया जा सकता है, लेकिन अन्य विषयों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है। गणित के अंतर्गत अगर अपन जैसे हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, कोई आदमी यहाँ राजस्थान का है और राजस्थान में उसको किस तरह से जाना जाता है, उसकी हिस्ट्री किस तरीके से है, ठीक है, उससे अन्य अगर वो फेमस व्यक्ति है, ठीक है, तो वो ऐसा संभव नहीं है कि उसकी हिस्ट्री सब जगह एक जैसी हो, उसकी हिस्ट्री अलग अलग पाई जाएगी। ठीक है। गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाले वस्तुओं के विभिन्न के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। जैसे 2x - 4 = 2 है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स ही निकलेगी। ठीक है। गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है, डाउट्स नहीं होते गणित में। गणित के अध्ययन से आगमन के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, निगमन के बारे में बता चुका हूँ, तथा सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। हम उदाहरणों से सूत्र बना सकते हैं, सूत्र से उदाहरण ले सकते हैं, उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उनका जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, जनरलाइजेशन होता है, यानी सामान्यकरण कहलाता है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आता है और आत्मनिर्भरता, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट का विकास होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं। गणित में प्रदत्त सूचनाओं, संख्यात्मक मान को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अपन बच्चे क्या होते हैं, स्टार्टिंग में डरते हैं गणित से, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं और उनका मैथ बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है, फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है उनमें। ठीक है। तो गणित का ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों से अध्ययन से भी किया जाता है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। जबकि मैं तो कहना चाहूँगा गणित विज्ञान की आधारशिला तो है ही है, बाकी के अन्य विषयों की भी आधारशिला है। जैसे हम हिस्ट्री की बात करें, हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं कि 1947 में ये हुआ, 1950 में ये हुआ। ठीक है। अगर हमें गणित का ज्ञान नहीं हुआ तो हम कैसे लिखेंगे 1947 में क्या हुआ, हम क्या लिखें, ये कब हुआ, वहीं चुप हो जाएंगे। यानी गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गणित का उपयोग सभी विषयों में किया जाता है। गणित का सभी विषयों से संबंध अच्छे पाए जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित शिक्षण द्वारा चिंतन को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। रोजर बैंकर ने ठीक ही कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार तथा कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार तथा कुंजी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से देख लेना दोस्तों। गणित पढ़ाने के तरीके, अब देखो गणित पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं। ठीक है। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है जिससे कि छात्र उस विषय को आसानी से समझ सके। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और पढ़ने में उसकी रुचि बनी रहे। ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि बच्चे को हमें इंटरेस्टेड कैसे बनाना है गणित के प्रति। तो उसके लिए टीचर को अपने नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, नए नए तरीके उपयोग करने पड़ते हैं। आगे देख लेते हैं। शिक्षक पढ़ाने के भिन्न भिन्न उपायों का उपयोग करते रहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब हम गणित पढ़ाने के विभिन्न तकनीकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। गणित पढ़ाने की तकनीक इस प्रकार है दोस्तों। देखिए, अपन टेक्निक की बात कर रहे हैं, अब अपन बात करें अभ्यास कार्य की। देखो, गणित में अभ्यास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभ्यास के बिना गणित अधूरा है।
और अभ्यास के बिना गणित में कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। अपन टीचर स्कूल में पढ़ा दिया बच्चे को और उसको होमवर्क दे दिया अभ्यास करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर अभ्यास करने के लिए उसको होमवर्क नहीं देता है तो बच्चे या कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभ्यास करने से उसकी जो तैयारी है, उसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अभ्यास का बहुत बड़ा रोल है गणित में। हालांकि अभ्यास के लिए हर कोई भी सब्जेक्ट हो अभ्यास बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन गणित में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अभ्यास लिख कर भी। ठीक है, अभ्यास हम गणित में लिख कर ही मानेंगे, ध्यान रखना। हम बोलकर अभ्यास नहीं कर सकते, हम उसको गणित में लिख कर ही अभ्यास माना जाता है। स्वाध्ययन ठीक है के लिए अभ्यास कार्य बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, अगर टीचर ने स्कूल में होमवर्क नहीं दिया तो बच्चा स्व अध्ययन वाली क्रिया को नहीं करेगा कभी भी। क्लियर है? तो स्व अध्ययन के लिए अभ्यास कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अभ्यास कार्य द्वारा छात्रों को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने तथा उनसे सीखने को मिलता है। अध्ययन की हुई बातें लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं, परंतु परंतु एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है दोबारा पढ़ लेते हैं। अध्ययन की हुई बातें लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। पढ़ाई तुरंत आरंभ करने वालों के लिए अभ्यास कार्य काफ़ी लाभदायक होता है। अब देखिए ज़रा, एक नियम होता है, मैं आपको बता दूं, LSRW। मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी का विस्तृत बताऊंगा। L फॉर लिसनिंग होता है, सुनना होता है। ये चारों क्या कहलाते हैं? ये चारों नियम होते हैं हमारे। अपन पहले कोई चीज़ सुनते हैं, ठीक है, अब फिर उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे। S फॉर स्पीकिंग, फिर बोलेंगे। R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। ठीक है, देखो, L फॉर लिसनिंग या सुनना, S फॉर स्पीकिंग बोलना, R फॉर रीडिंग मतलब पढ़ना और W फॉर राइटिंग यानी लिखना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई बच्चा अगर इस स्टेज पे पहुंच जाता है, अगर कोई बच्चा इस स्टेज पे पहुंचकर अभ्यास कार्य करता है तो उसकी जो पढ़ने की टेक्निक है, उसकी जो तार्किक क्षमता है बहुत अमूर्त मानी जाती है। उसका जो माइंड सेट है बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये थोड़ा सा क्रम है, मैं बता देता हूँ। LSRW, उसको ऐसे याद कर लेना। LSRW, L फॉर लिसनिंग। पहले अपन क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अपन वैसे समझ लेते हैं। छोटा सा बच्चा है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में क्या करता है, वो सुनता है उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, भाई बहन क्या कह रहे हैं। उसके बाद में वो क्या करता है, बोलना सीखता है। और बोलना सीखने के बाद में जब वो स्कूल जाना स्टार्ट हो जाता है तो देखो, टीचर बोलता है तो उसकी सुनता है, फिर बोलता है, फिर उसको धीरे धीरे क्या होता है, वो पढ़ना सीखता है। ठीक है, पढ़ना सीखने के बाद में वो लिखना सीखता है। आपने ऐसा कभी देखा है, अगर कोई बच्चा सुन रहा है और बोल रहा है और फिर लिख रहा है, ठीक है, पढ़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से इनका जो क्रम होता है LSRW का ही होता है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। LSRW। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई है तो यह अनुपयोगी साबित हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बिना सिलेबस दे के आपको तैयारी कराऊँ तो आप क्या होगा, आप असफल हो जाओगे और बाद में क्या करोगे, अरे सर ने हमें गुमराह कर दिया, 10 गाली दोगे। क्लियर बात है? मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। उस सिलेबस में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, मैं जो एग्जाम प्रिंट में निकाले हैं, दिए हैं, बहुत सारे जो मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो मुझे पूरे एग्जाम्स की, लगभग सभी एग्जाम्स की, टीचर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी रूपरेखा अच्छे से पता है। तो मैं आपको उसी तरह से आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद भी है आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि मैं बिना किसी रूपरेखा के आपको तैयारी कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरी जो मेहनत है और आप लोगों की मेहनत है कैसी हो जाएगी, अनुपयोगी साबित हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी रूपरेखा के बारे में हमें अच्छे से पता हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गृह कार्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है। गृह कार्य बहुत ज़रूरी हो जाता है गणित विषय में। उसको प्रैक्टिस करने के लिए देख लेते हैं
छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए कार्य देना ही गृह कार्य होता है। गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। माता पिता बच्चों की शैक्षणिक विकास को जान दे सकते हैं। बच्चे को होमवर्क मिला और बच्चे ने घर पे जाके किया, बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ यदि उसके माता पिता के बच्चे को हेल्प मिल जाती है तो बच्चा क्या होता है, बच्चा का जो विकास होता है अद्भुत होता है, अभूतपूर्व होता है। ठीक है, देखो अपन बच्चे को जिस तरह से मोड़ेंगे बच्चा उसी तरीके से मुड़ जाता है। तो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। गृहकार्य छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। गृहकार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। खाली समय का बेहतर उपयोग करने के लिए गृहकार्य बहुत जरूरी हो जाता है। मौखिक कार्य, देखो मौखिक कार्य कक्षा में क्या होता है, कक्षा में बच्चों के प्रति और बच्चों में और शिक्षक में जो कार्य होता है, संवाद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको ओरल वर्क की संज्ञा देते हैं। छात्रों के समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। उससे छात्रों को सोचने समझने की शक्ति की क्षमता का विकास होता है। आप उन्हें क्लास में गए, क्लास में बच्चे को कुछ पूछा, ठीक है, बच्चे को नहीं पता सर क्या पूछने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन के बारे में सोचेगा। और सोचने से क्या होता है, उसकी जो तार्किक क्षमता है, उसकी सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है क्वेश्चंस को, वो निकल के आएगी। वो अपने तर्क देगा। तो तर्कों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि बच्चा जो बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो ये क्या कहलाता है, मौखिक मूल्यांकन हो जाता है, ओरल इवैल्यूएशन हो जाता है। इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है, जिसमें छात्रों का लेखन क्षमताओं का आकलन नहीं हो पाता है। लेखन कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो लेखन कार्य से क्या होता है, हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। कभी अगर कोई चीज़ दिमाग से लैप्स हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को खंगाल सकते हैं और देख सकते हैं हमने कहाँ मिस्टेक कर दी, कहाँ हमसे भूल हो रही है। तो लेखन कार्य गणित विषय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें लेखन क्षमता और अच्छी लिखावट का विकास होता है। इसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती हैं। इसमें गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है जो अधिक समय लेता है। समूह कार्य, अपन ग्रुप वर्क की बात करें तो ग्रुप वर्क प्रभावी हो जाता है कब, जब ग्रुप में बैठे सभी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करें। इन सभी बच्चों के पास में कोई समस्या आई तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 मतलब कई सारे दिमाग लग जाते हैं उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए। हमें दूसरे वाले बच्चे जो हैं, ग्रुप में और बच्चे हैं, वो उस समस्या के बारे में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में अवगत हो जाते हैं और समस्या का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जबकि यह एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी मानी जाती है आज के समय में। यहाँ नई चीज़ें सीखना आसान होता है। कई बार समूहों के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तर्क शक्ति का विकास, तो तर्क शक्ति के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अध्ययन महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता हो। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए अनेक तर्कों की आवश्यकता होती है। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे के समझ आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने, तर्क करके उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव हो पाता है। तर्क शक्ति का महत्व क्या है देख लेते हैं दोस्तों, कि गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री हुए थे प्लेटो, जिन्होंने स्पष्ट किया था गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। दोस्तों ये परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप अच्छे से देख लेना। विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है और इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए।
ठीक है दोस्तों, जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध हो सके। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो जाता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके। दोस्तों, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान अपने पास रखने से ज्ञान घटता ही है। तो आप ये ना सोचा करें मैं इसको अपने दोस्त को ये सारी चीज़ बता दूंगा तो ये सीख जाएगा। देखो, दोस्ती की जिज्ञासा होगी तो आपने सिखाओगे तो कहीं और से सीख लेगा। ठीक है, यदि आप उसको सिखा दोगे तो इससे आपको भी बेनिफिट है। उससे आपको बेनिफिट क्या है, आपका भी क्या होगी, प्रैक्टिस हो गई और आपका भी क्या हो गया, आपने उस टॉपिक को दोहरा लिया, यानी आपका कॉन्सेप्ट पहले से बेहतर हो गया, यानी आपकी जो याद रखने की क्षमता है वो पहले से डबल हो गई। तो ये ऐसे ना सोचा करें, हेल्प किया करें और हेल्प लिया भी करें। प्रोफेसर सुल्टजे, यहाँ पर सल्टजे लिखा हुआ है, सल्टजे सुल्टजे एक ही है, ने क्या बताया था, देखिए बहुत अच्छी चीज परिभाषा दी थी। गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षण करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चे को अपनी सभी मानसिक शक्तियों का विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, स्मरण शक्ति, मेमोरी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, मौलिकता और यूनिटी। दोस्तों, मौलिकता क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मौलिकता का संबंध अमूर्त चिंतन से ही होता है, प्याजे की चौथी अवस्था से होता है। ठीक है, मौलिकता का मतलब होता है अपने आप में नया। मौलिकता वो होती है जो बच्चे के द्वारा खुद ही क्रिएट जाती है और जो संसार में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डिफरेंट मानी जाती है। ये सारा क्या होता है, मौलिकता होती है। मौलिकता का मतलब तात्पर्य यही है, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आई, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, जिस व्यक्ति को गणित का ज्ञान नहीं है, कतई ज्ञान नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए गणित विषय का ज्ञान अत्यावश्यक हो जाता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि 20 आपने, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ठेल लगा ली केले की, ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा 3 किलो केले 20 रुपये से 60 रुपये के हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फेल हो जाएंगे अपने बिजनेस में। तो गणित का ज्ञान अति महत्वपूर्ण हो जाता है आत्मनिर्भर बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस संबंध में हफ्स ने ठीक ही लिखा है, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम करने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हमारे कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, इसको कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 14-15 क्वेश्चंस हैं, हम उसको देख लेते हैं कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। तो दोस्तों देखो, गणित की प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त होती है, तार्किक होती है, लॉजिकल होती है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दोस्तों, ये परिभाषा चैप्टर में नहीं थी, तो ध्यान रखना, ये बेंजामिन पारिक ने कहा था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये हमारे बेंजामिन पारिक ने कहा था। गणित सभी विज्ञानों को सिरद्वार व कुंजी है, बैंकन ने कहा था। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आगे, समझता है, यानी क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। और अंडरस्टैंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवबोध। ठीक है, अवबोध वाली अवस्था है तो हम अंडरस्टैंड ले जाएंगे। ठीक है, हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे, यानी यहाँ पर समझना आ गया तो सीधा सीधा संबंध इसका क्या किससे हो गया, अवबोध से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, गणित को कहा जाता है, गणित को
विद्यार्थियों को दुश्मन कहा जाता है, गलत। शक्तिशालियों का शक्ति कहा जाता है, गलत। मन की भाषा, गलत। मस्तिष्क का व्यायाम कहलाता है, क्योंकि गणित में क्या है, गणित किस पर जोर देता है, गणित प्रैक्टिस पर जोर देता है, अभ्यास पर जोर देता है। तो अभ्यास करने से क्या होता है, मस्तिष्क पर व्यायाम होता है। हमें नई नई समस्या मिल जाए तो क्या होगा, हम समस्या को सोचेंगे, उसको निराकरण करने का उपाय सोचेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मस्तिष्क का व्यायाम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? दोस्तों यह परिभाषा WH किलपैट्रिक, इनका पूरा नाम है WH किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक ने दी है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, योजना में विधि जो है, प्रोजेक्ट मेथड जो है, किलपैट्रिक का ही माना जाता है। इसके उद्भवकर्ता किलपैट्रिक ही माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WH किलपैट्रिक, यानी पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं, उसे हम बोलेंगे शैक्षणिक उद्देश्य। क्योंकि सांस्कृतिक से और सामाजिक से, देखो सामाजिक फिर भी हो सकता है लेकिन सांस्कृतिक नहीं हो सकता, इस वजह से शैक्षणिक उद्देश्य इसमें माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। दोस्तों यह शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी उसका परिणाम था, लेकिन बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में जो NCF 2005 आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अंतर्गत इस चीज़ को नकार दिया गया और इसको इस वजह से नकार दिया गया, 100% नकार दिया गया। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर छात्र नहीं समझ पा रहा है तो हमें ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते, हम सॉफ्ट कदम उठाए जा सकते हैं और अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने किसी बच्चे को किस मेथड से पढ़ाया है, अगर उस मेथड से बच्चे को समझ में नहीं आया तो वहाँ बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, टीचर की गलती है। टीचर को अपने शिक्षण विधियों पर विचार करने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर जो ठोस कदम आया है इसको क्या कर दिया गया, NCF के अंतर्गत नकार दिया गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर इसको नकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। अब देखिए इसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है। गणित विषय में अक्रमबद्धता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्रमबद्धता होती है। गणित की भाषा असांकेतिक है, भाई गणित की भाषा सांकेतिक होती है, गलत हो गया। गणित एक मूर्त विषय है, गणित एक अमूर्त विषय होता है, ये भी गलत हो जाता है। गणित एक रसहीन विषय है। दोस्तों गणित विषय में आप जितना इंटरेस्ट लेंगे गणित में उतना ही इंटरेस्ट आता है, लेकिन जिनको गणित का स्टार्टिंग ज्ञान नहीं होता उनके लिए गणित एक रसहीन हो जाता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं गणित विषय में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो पढ़ते हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए, टीचर बनने के लिए या कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट उन्हीं बच्चों को होता है जो इंटरेस्ट लेते हैं और जो अच्छे से समझ पाते हैं। जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा गणित में संघर्ष कर गया वो जीवन भर फल पाता है, और जो स्टार्टिंग में ही डर गया वो हमेशा कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए गणित एक रसहीन विषय की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, देख लेते हैं। व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, भाई साहब इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक शक्तियों का विकास हो, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आनंद की प्राप्ति ना हो, ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति को प्रदान करना है। दोस्तों ये डटन ने ये परिभाषा दी थी, ये परिभाषा इसको अच्छे से देख लेना, चैप्टर में नहीं थी ये। डटन ने बोला था गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 13। व्यावहारिक गणित का भाग है। दोस्तों व्यावहारिक गणित के बारे में आपको चैप्टर के अंतर्गत चर्चा की थी। बैंक के अंतर्गत जो भी कार्य होता है वो व्यावहारिक गणित के अंतर्गत ही आता है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित भाग में। दोस्तों मैंने 8 में 3 का भाग दिया,
शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 हमेशा 3 से कम होता है। आपको बच्चे को समझाना, तो कैसे समझाएंगे, देखिए जरा। श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। विभाजन करने वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना, देखो समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम होती है। इसमें चौथा ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाएगा। पहला ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन चौथा पहले ऑप्शन में, दूसरा तो ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएंगे। और पहले और चौथे की बात करें तो चौथा बेस्ट है और पहला भी लगभग ठीक है। लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए देखते हैं बेहतर कौन सा है। तो बेहतर से चौथा है, तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। कल चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।